हेलो एवरीवन। आज हम सर्किट एलिमेंट्स में आर के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। वो जानने के पहले हम लंप्ड सिस्टम क्या होता है वो जानते हैं। लंप्ड सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जहां इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो आर एल सी आपके होते हैं, जो पैरामीटर्स आपके आर एल सी होते हैं, उनको आप एक स्थान पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो। एक सर्किट में, छोटे सर्किट के रूप में उसको आप देख सकते हो। इस टाइप के सिस्टम को आप कहते हैं लंप्ड सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जहां वो डिस्टेंस के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उस टाइप के सिस्टम को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस जानने के पहले हम ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ लम्प्ड सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through the conductor is proportional to the potential difference between two ends of that conductor। मतलब कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी लम्प्ड सिस्टम में किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट उसके क्रॉस, उसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट है I, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू V। या V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक कंडक्टर है, उससे करंट फ्लो हो रहा है I, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R, जहां पर R क्या है? आपका रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। 1 बाय R आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक, R को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? R विल बी इक्वल टू V बाय I। कोई भी एलिमेंट होता है वो उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक से जाना जाता है। इसकी भी VI कैरेक्टरिस्टिक हम जानेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ये V वोल्टेज है, ये I करंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 1 बाय R इज इक्वल टू I बाय V, और R इज इक्वल टू V बाय I। ये आपका रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम्स। रेजिस्टेंस का सिंबल आपका होता है ये, इस तरह से आप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, रेजिस्टेंस को एक बॉक्स के रूप में भी आप कई बार देखते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस को। यदि ऐसा कुछ वेरिएबल बना दिया जाता है तो ये आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। या एक बॉक्स के ऊपर ऐसा एरो बना दिया जाता है तो ये भी हो जाता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। नहीं बनाया जाता है तो वो क्या रहता है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो हमने देखा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है। मान लीजिए यहाँ कोई वोल्टेज है 6 वोल्ट, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना है? 2 एम्पियर्स। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? जो 2 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज के कारण से फ्लो हो रहा है। या इसके क्रॉस यदि 6 वोल्ट का वोल्टेज है तभी यहाँ पे 6 वोल्ट आया रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि यहाँ कोई और एलिमेंट तो है नहीं। तो इस वोल्टेज के कारण से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और ये यहाँ पर ड्रॉप हुआ 6 वोल्ट का। ठीक है, तो 6 वोल्ट यदि इसके क्रॉस आ रहा है, करंट कितना है यहाँ पे? करंट है 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम्स। यदि हमने वोल्टेज को डबल कर दिया 12 वोल्ट, वोल्टेज यहाँ का डबल हो जाने के कारण से ये करंट क्या होगा? करंट भी डबल होगा, क्योंकि वोल्टेज की प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज डबल हुआ, इसका मतलब करंट भी आपका डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 4, अगेन 3 ओम्स। इसका मतलब R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू जो है वोल्टेज के या करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती। डायरेक्टली हम बोलते हैं इन दोनों पे निर्भर, इनकी वैल्यूज पे निर्भर नहीं करती। वोल्टेज या करंट की जो है वैल्यूज पे निर्भर नहीं करती है। आर की वैल्यू जो है वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि V बाय I पे डिपेंड करती है, रेशियो पे डिपेंड करती है। R इज इक्वल टू V बाय I रेशियो होता है। ये अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, इसका मतलब रेशियो साथ में आपका कांस्टेंट मेंटेन है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, रेशियो कांस्टेंट है। ये कम होगा, ये कम होगा, रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब R जो है वो V बाय I रेशियो कांस्टेंट रहता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, तो इस हिसाब से रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा। R यदि कोई कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस R है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है A,
R है, इसकी लेंथ मान लेती हूँ L है, ठीक। ऐसा कोई कंडक्टर मेरे पास में है, तो यदि ऐसा कोई कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ की प्रोपोर्शनल होगी। रेजिस्टेंस जो R है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब R विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाय A, या फिर R विल बी इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका होता है R का रिलेशन, रेजिस्टेंस का रिलेशन, या यहाँ से मैं रो का रिलेशन निकाल सकती हूँ। रो क्या होता है, रो यहाँ पे आ जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L, इसकी यूनिट होती है ओम्स, ठीक। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का किस चीजों पे निर्भर करता है वो पता चल जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे निर्भर करता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके, और रो जो है रेजिस्टिविटी उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मटेरियल कौन सा यूज किया उस पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ मटेरियल कौन सा यूज हुआ है उस पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है आपकी ओम है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। अब कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का कैसा होता है और सेमीकंडक्टर्स में क्या बिहेवियर होता है वो हम देखेंगे। कंडक्टर में यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कंडक्टर में यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी जो है वो बढ़ता है। कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बात करें हम, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। इसी तरह से इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं, जबकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक। इसका एक और रिलेशन होता है R2 विल बी इक्वल टू, हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी। रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही आप कैलकुलेट करते हैं। यदि टेम्परेचर का मान अगर आप चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपका चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। इनिशियली आपका टेम्परेचर T1 था, तब आपका रेजिस्टेंस क्या था, R1 था। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तब T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 आप फाइंड आउट करते हैं। अल्फा 1 क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक। तो ये आपके नए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से जैसे आपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, आप रेजिस्टिविटी को भी सेम रिलेशन में कर सकते हैं। रो2 इज इक्वल टू रो1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ये रिलेशन रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर हमारे पास है, ये इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो यदि कंडक्टर ये है, मान लीजिए कंडक्टर 1 है, एक कंडक्टर है, मान लीजिए इसी कंडक्टर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इस तरह से खींच दिया। अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, अप टू 2L मैंने खींचा, इतना खींचा कि उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, R1 क्या होगा मेरा, R1 होगा रो1 L1 बाय A1, ठीक है। सेकेंड केस में R2, यहाँ पर यदि मैं R2 निकालती हूँ, R2 क्या होगा रो2 L2 बाय A2। मेरे इस तरह से खींचने से क्या कंडक्टर की कोई रेजिस्टिविटी में अंतर आएगा, नहीं। तो रो2 विल बी इक्वल टू रो1। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टिविटी होती है। एक और चीज हम जानते हैं, इस तरह से खींचने से क्या होगा, लेंथ एरिया भले ही चेंज हो जाए लेकिन उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब A1 L1 शुड इक्वल टू A2 L2।
यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, नया एरिया मेरा, नया एरिया आ जाएगा A1 L1 बाय L2। L2 क्या है, L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1, क्योंकि मैंने इतना खींचा है कि लेंथ उसकी 2 गुना हो चुकी है। ठीक, तो रेजिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 था, 1 की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ρ2 इज इक्वल टू ρ1, इसलिए मैंने क्या लिख दिया ρ1। L2 की जगह में क्या लिख दूंगी, ट्वाइस ऑफ L1, ट्वाइस ऑफ L1। A2 की जगह में क्या लिख दूंगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2 की जगह वापस क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1, ट्वाइस ऑफ L1। मतलब ये क्या हो गया, एरिया आपका हो गया हाफ। A2 की जगह अब मैं क्या लिख दूंगी, A1 बाय 2, जिसका मतलब होता है रो L बाय A। मतलब ये 2 ऊपर चला गया, 4 टाइम्स आ रहा। इसका मतलब इस टाइप का जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा, नया रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना होगा। मतलब क्या हो, सबसे पहले मेरे पास कोई कंडक्टर है C1, ये उसको मैंने इस तरह से स्ट्रेच किया यदि कि उसकी लेंथ जो हुई वो ट्वाइस हो गई। ऐसा होने पर क्या हुआ, एरिया भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम तो उसका सेम रहेगा। ये रिलेशन हमें पता है। साथ में हमने जब कंडक्टर को स्ट्रेच किया तो हमें पता है कि मटेरियल तो वही है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब रेजिस्टिविटी हमारी वही रहेगी। हमने सारी नई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमको एक ये रिलेशन मिलता है कि रेजिस्टेंस नया वाला जो रहेगा वो 4 टाइम्स पहले रेजिस्टेंस के होगा। मतलब हम क्लियर समझ सकते हैं, वापस रिपीट कर रही हूँ कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे नहीं करती है, ये डिपेंड नहीं करती है, और मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ एक और दो चीजों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो रहता है वो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ज्योमेट्री और मटेरियल।